हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि नेग्लिजेंस यानी कि उपेक्षा क्या होता है और अलग अलग जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने नेग्लिजेंस से संबंधित में क्या कुछ बातें कही हैं उसको जानेंगे। साथ ही इससे संबंधित इसको कितने भागों में बांटा गया है, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट केसेस को पढ़ेंगे। साथ ही इससे संबंधित क्या कुछ मतलब कि सिद्धांत है वो भी जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कुछ अपवाद जो कि नेग्लिजेंस के संबंध में है। ठीक है, तो मतलब आज के इस वीडियो में हम नेग्लिजेंस को पूर्ण तक कवर करेंगे। ठीक है, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो चलिए बात कर लेते हैं कि नेग्लिजेंस यानी कि उपेक्षा क्या होता है। तो नेग्लिजेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इसके बारे में, नेग्लिजेंस के बारे में जो हमारे जो विधि शास्त्री हैं या फिर जो महान अनुभवी लोग हैं जैसे कि विनफील्ड हो गए, सामंड हो गए, उन्होंने इसके बारे में क्या कुछ चीज़ें कही है, क्योंकि इसे एग्ज़ाम में भी एक्सप्लेन करना होता है कि नेग्लिजेंस क्या है। ठीक है, और विनफील्ड, सामंड और भी जो भी महान वैज्ञानिक है, जो भी महान ठीक है विचारवादी व्यक्ति हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कुछ परिभाषाएं व्यक्त की है। ठीक है, चलिए विनफील्ड ने क्या कुछ चीज़ें इसके बारे में कहा है उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो विनफील्ड ने कहा है कि उपेक्षा का अपकृत्य सावधानी बरतने के किसी विधिक कर्तव्य को भंग करना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपकृत्य होता है, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। तो अपकृत्य का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, तो अपकृत्य की जो भी सावधानी बरतने का एक विधिक कर्तव्य है उसको भंग करना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी आपको एक राइट है उसका वायलेशन हो जाना है। ठीक है, इसमें ये उन्होंने कहा है जिससे प्रतिवादी को इच्छा के बिना वादी को क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिवादी की इच्छा नहीं होती है कि मुझे कोई क्षति हो, जैसे कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि कोई मुझे मतलब कि कोई मेरा एक्सीडेंट कर दे, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वो नेग्लिजेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऐसा विनफील्ड का कहना है। ठीक है, तो चलिए सामंड के अनुसार जान लेते हैं कि सामंड ने इसके बारे में क्या कुछ चीज़ें कही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सामंड काफ़ी फेमस हैं इन सब मामलों में। उनका जो मतलब जो भी उन्होंने कहा है, जो भी जिस भी बारे में उन्होंने परिभाषाएं दी है, यहाँ पर उनका बहुत ही मायने रखता है। तो सामंड का आप एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। सामंड ने कहा है कि उपेक्षा में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है और ऐसे मामलों में जहाँ सावधानी बरतना विधिक रूप से आवश्यक होता है। ठीक है, तो सामंड का कहने का अर्थ यही है कि जहाँ पर विधिक कर्तव्य है कि आप सावधानी बरतें और आप वहाँ पर अगर सावधानी नहीं बरतते तो वहाँ पर क्या होगा, नेग्लिजेंस होगा। अब जैसे कि हमने आपको एक सिंपल सा भी एग्जांपल जस्ट पहले बताया कि जैसे कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो ये आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई अगर आपके आगे पड़ रहा है या फिर आगे आ रहा है तो उसको आप बचाएंगे, ये नहीं कि आप उसको धक्का मार देंगे, उसे ठोक देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे कोई क्या पता बच्चा है, ठीक है, वो खेल रहा है तो उसको बचाने की आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि बच्चा भी अबोध है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, उसको आपको ध्यान रखना होता है। तो आगे जब आप केसेस पढ़ेंगे जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे तो उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि नेग्लिजेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकार नहीं है, नेग्लिजेंस के संबंध में दो सिद्धांत जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है उसको आप देखेंगे। ठीक है, तो नेग्लिजेंस से संबंधित जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत और दूसरा है वस्तुनिष्ठ सिद्धांत। ठीक है, पहला है व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत और जो सेकंड है वह है वस्तुनिष्ठ सिद्धांत। तो चलिए पहले सिद्धांत को समझते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत क्या होता है। तो व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार उपेक्षा को मन की दोषपूर्ण अवस्था कहा गया है। ठीक है, उपेक्षा को क्या क्या कहा गया है, यहाँ पर मैंने दोषपूर्ण अवस्था को यहाँ पर मैंने मतलब कि हाईलाइट कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, दोषपूर्ण अवस्था। ठीक है, तो ये मन की एक दोषपूर्ण अवस्था है। ठीक है, जिसके कारण ये गलतियाँ होती है। तो जब भी मन की दोषपूर्ण अवस्था के कारण गलती होगी तो वह व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी वैज्ञानिकों का, काफ़ी महान भाइयों अनुभव वाले व्यक्तियों का ये कहना था कि यह एक मन की दोषपूर्ण अवस्था है। इसके लिए उन्होंने दो सिद्धांत के तहत बांटा था, पहला है व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत, दूसरा है वस्तुनिष्ठ सिद्धांत। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों का मानना था कि यह एक मन की दोषपूर्ण अवस्था है और कुछ लोगों का मानना था कि यह वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत क्या कुछ चीज़ें उसको समझते हैं।
वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत मतलब कि मानसिक व्यवहार का एक रूप मानते हैं, मतलब कि मन की ऐसी अवस्था है या फिर गलती हो जाती है, ये चीज़ें भी ये लोग मानते थे। ठीक है, ऐसा इनके अंतर्गत मतलब वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत एक जो भी मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, महान अनुभवी व्यक्ति हैं जो कि है पोलक। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार व्यवहार करना कि अपने कार्य से किसी व्यक्ति को हानि न उठानी पड़े, मतलब ऐसा आप काम करिए जिससे किसी अन्य व्यक्ति को हानि ना उठानी पड़े। तो इसके ये उन्होंने कहा है कि ये हमारा जो सिद्धांत है वह वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, यानी कि यह एक मानसिक व्यवहार का स्वरूप है। ठीक है, कुछ व्यक्ति मानते थे कि यह जो कुछ वैज्ञानिक है, जो भी कुछ महानुभवी है, वो मानते थे कि यह व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत आएगा नेग्लिजेंस, और कुछ लोग मानते थे कि वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत आप समझ सकते हैं, व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत अगर जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं मतलब कि वो कह रहे हैं, वो कहना चाहते हैं कि यह एक दोषपूर्ण मन की अवस्था है, और जो कुछ लोग बोलते थे कि यह मानसिक व्यवहार का एक रूप है, तो वो वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के अंतर्गत अपनी बातें कहते थे। ठीक है, तो ये उनका कुछ मतलब मत था। तो चलिए केसेस को समझते हैं। केसेस के जरिए नेग्लिजेंस को आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो महत्वपूर्ण केस है वो है एस धनवानी बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था हमने शॉर्ट में नीचे लिख दिया है। भारी वर्षा के कारण व्यक्ति खाई में फिसल कर गिर गया और इलेक्ट्रिक पोल को पकड़ने पर उसकी मौत हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे शॉर्ट में लिख दिया है, जिससे आप मतलब कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आप फटाक से समझ जाएंगे कि क्या कुछ चीज़ें इस वाद में हुआ था। ठीक है, तो इसमें भारी वर्षा हुई थी। ठीक है, एक व्यक्ति आ रहा था जो कि मतलब कि कहीं पर से आ रहा था। ठीक है, और भारी वर्षा होने के कारण क्या हो गया था कि हर जगह पानी भर गई थी गड्ढों में, तो वो गड्ढा नहीं देखा और उसमें गलती से वो गिर गया। ठीक है, तो उसके जस्ट बाजू में एक इलेक्ट्रिक पोल यानी कि जिसे हम लोग खंभा बोलते हैं, ठीक है, वो था, और उसको वह पकड़ कर निकलने का प्रयास कर रहा था। और उस खंभे में क्या था, लाइट आ रही थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसके कारण उसको क्या लग गया, शॉक लग गया, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तब उसके परिवार वालों ने उसके इलेक्ट्रिक विभाग के ऊपर केस दायर किया कि भाई तुमको ये जो है ये इनका नेग्लिजेंस है इलेक्ट्रिक विभाग वालों का, कि उन्होंने अपना सही काम मतलब जो काम है वो सही तरीके से नहीं किया। तो न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि जो भी मतलब इलेक्ट्रिक पोल विभाग है, यानी कि जो भी मतलब बिजली विभाग के कर्मचारी है, इलेक्ट्रिक विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, उनका ये कर्तव्य होता है कि वो अपना काम सही से करे। जैसे कि कहीं पर तार गिर रहा है, ठीक है, या फिर किसी खंबे में लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक पोल में लाइट प्रवाह हो रही है, तो उसको देखकर बनाए। ठीक है, तो वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, कोई सामान्य नागरिक थोड़ी ना जो कि चढ़ के जा कर के बना देगा। ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पर बिजली विभाग वालों का जिम्मेदार ठहराया गया और उनके द्वारा भरपाई करवाई गई, यानी कि रेमडीज उनको दिलाया गया उन परिवार वालों को। ठीक है, तो ये वाद था, थोड़ा सा आप भी इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए सेकेंड वाद की तरफ बढ़ते हैं, जो कि था अरुण कुमार बनाम भारत संघ। यह वाद बहुत ही सिंपल है, जो कि यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया है। जंतुआलय में शेरनी द्वारा 3 वर्ष के बच्चे का हाथ काटने पर यह केस आया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि एक जो महिला थी वो अपने एक 3 वर्ष के बच्चे के साथ वहाँ जंतुआलय यानी कि जू जिसे हम बोलते हैं चिड़ियाघर, वहाँ पर वो घूमने गई थी। तो उसका जो छोटा बच्चा था वो खेलते खेलते क्या हुआ कि वो एक मतलब जहाँ पर शेरनी थी उस पिंजरे के बाहर से उसमें हाथ डाल दिया और उसको मतलब बस खेलने लगा। वो शेरनी के पिंजरे में से हाथ डाल के उसको बुलाने लगा कि ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे बच्चे हैं कुछ भी करते रहते शैतानी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि शेरनी ने जब देखा उसका हाथ अंदर है तो उसने क्या किया, हमला कर दिया और उसका हाथ उसको मतलब कि वो कट कर गई यानी कि खा गई। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ कि उस महिला को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, केस दायर किया उस जू वालों के ऊपर, यानी कि उस जंतुआलय या फिर आप कह सकते हैं चिड़ियाघर के जो भी मतलब कर्मचारी हैं या फिर जो उसके प्रबंधक हैं उनके ऊपर उन्होंने केस दायर किया कि आपने अपना काम सही तरीके से नहीं किया है। ठीक है, जो भी मतलब कि आपका चिड़ियाघर है तो आपको उस तरीके से व्यवस्थित रखना चाहिए कि किसी भी बच्चे का हाथ अंदर ना जाए, कोई भी बड़े का हाथ अंदर ना जाए। ठीक है, तो ऐसा व्यवस्थित आपको करके रखना चाहिए, या फिर उससे कुछ दूरी डिस्टेंस आपको एक मतलब कि जो बैरिक होता है उसको आप लगा के चाहे तो रख सकते हैं, ऐसा आपको करना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो न्यायालय ने भी यही निर्धारित किया कि यह जंतुआलय के जो भी
कर्मचारी हैं, जो भी वहाँ के विभाग के जो भी अध्यक्ष हैं, इन सब की ये गलतियाँ थी। उन्होंने सही तरीके से अपने जू को मेंटेन नहीं किया था, जिस कारण कि ऐसा उसको उस महिला के मतलब कि उस 3 वर्ष के बच्ची के साथ हुआ कि उसका हाथ शेरनी के द्वारा काट लिया गया। ठीक है, तो वहाँ पर उनका नेग्लिजेंस था, यही है मतलब कि गलती उपेक्षा जो भी आप समझ सकें। ठीक है, तो ये उनका था, जिसके कारण कि बाद में उस जंतुवालय के जो भी अधिकारी थे उनके द्वारा रेमडीज़ प्रोवाइड करवाई गई उस महिला को। ठीक है, जो भी दवाई का खर्च था, बाकी सभी चीज़ें थी, वो सब प्रोवाइड करवाया गया। जो भी न्यायालय समझती है अपने हिसाब से, बाकी वो काम करती है। तो यहाँ पर आप इसमें देखिए कि रेमडीज़ किस तरीके से मिल रही है, क्या कुछ नेग्लिजेंस है। ठीक है, उसको आप समझने का यहाँ पर प्रयास करिए। ठीक है, यहाँ पर इससे संबंधित, इस नेग्लिजेंस के पाठ्यक्रम के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मतलब कि सिद्धांत हैं, जो कि आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अगर हमें कमेंट करके कहते हैं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर अप करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे जैसे कि रेस्पॉलोक्यूटर यानी कि घटनाएं स्वयं प्रमाण होती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई घटना घटित होती है तो वो खुद ही बताती है कि वो घटना मतलब कि क्या हुआ था, क्या चीज़ें घटित हुई है, तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, तो ये सब चीज़ें सामने निकल के आती है। तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि स्वयं प्रमाण देती हैं, सभी घटनाएं नहीं। तो ये एक सिद्धांत है रेस्पॉलोक्यूटर। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और एक है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस यानी कि अंतिम अवसर का सिद्धांत। ठीक है, इसको भी आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि अभी आगे इसका अपवाद भी पढ़ना है। तो अपवाद को पढ़ेंगे और अपवाद से संबंधित केसेस भी देखेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसको अभी यहाँ पर कवर अप नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे मैंने लिखा है वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और अभियंता का सिद्धांत, इसी के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर सीरीज है हम उसको ये सब चीज़ें उसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि लेक्चर सीरीज आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और क्या कुछ उसमें बदलाव चाहिए, वो भी आप चाहे तो हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इसलिए आपको बता दिए ताकि आप जानते रहें कि ये चीज़ें इसी के अंतर्गत है। तो ये टॉट के ही अंतर्गत आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि नेग्लिजेंस के अपवाद क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो नेग्लिजेंस के जो यहाँ पर मैंने अपवाद लिखा है, कुल 5 अपवाद हैं, कुछ और भी अपवाद हैं। ठीक है, तो वो समय समय पर आते रहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य जो अपवाद हैं वो हमारे 5 हैं। तो पहला जो है वो है असावधानी से इनकार कर देना। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे कि बाइक चला रहा था, उससे एक्सीडेंट हो गया, तो वो मतलब कि वो बोलता है कि भाई मैंने तो एक्सीडेंट किया नहीं, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको धक्का लगा था, मेरी बाइक से तो उसको धक्का नहीं लगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन हो सकती है, तो उसको वहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। और जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट द्वारा दायित्व से अलग हो जाना, जैसे कि आप कोई मतलब बाइक रेसिंग में भाग ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपसे पहले ही सिग्नेचर करवा लिया जाता है कि भाई आप अगर बाइक रेसिंग में शामिल हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपका गोड़ फ्रैक्चर हो जाए, आपका पैर में चोट लग जाए, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता है। तो अगर आप रेसिंग में भाग लेते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो वो आप उसके लिए उसको आप दायित्व नहीं ठहरा सकते जो भी रेस आयोजित करवा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी दायित्व से अलग हो जाता है वह व्यक्ति। और जैसे जो तीसरा पॉइंट है वो है खतरा उठाने हेतु वादी की सहमति। जैसे कि अगर आप रेस में भाग ले रहे हैं, स्वयं से हस्ताक्षर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप खतरा उठाने के लिए स्वयं सहमत हैं। ठीक है, उस रेसिंग में आप भाग ले रहे हैं तो आप खतरा उठाने के लिए स्वयं ही सहमति अपना दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर खतरा उठाने की स्वयं सहमति रहेगी तब पर भी नेग्लिजेंस नहीं होगा। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है व्यक्ति की उपेक्षा क्षति का कारण नहीं थी। जैसे कि आपके वजह से मतलब कि आपके वजह से किसी भी प्रकार का उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा था। जैसे कि मैंने बाइक वाला एग्जांपल बताया कि मतलब कि आपके वजह से उस व्यक्ति को धक्का नहीं लगा था। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति था सड़क पार कर रहा था, तो क्या हुआ कि जो भी ब्लोरो वाला था वो जा कर के उसको धक्का मार दिया, लेकिन आपकी वजह से उसको धक्का नहीं लगा। लेकिन जब मतलब कि मतलब जो भी लोग हैं वो ब्लोरो वालों को नहीं पकड़ पाए, जो भी कार वाला है उसको नहीं पकड़ पाए, तो वो आपको जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जैसे कि आप भी उसके पीछे थे तो आपको जिम्मेदार ठहरा दिए, तो वहाँ पर आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि ये जो उपेक्षा है वो मेरे कारण करित नहीं की गई है। ठीक है, तो ये आप चीज़ें कह सकते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो अंशदायी उपेक्षा है।
अंशदायी उपेक्षा में क्या होता है कि दोनों पक्षकार जो हैं, जो कि जिसको मतलब जिसको चोट लगी है नेग्लिजेंस के चलते, ठीक है, तो वो भी जिम्मेदार होता है, और जो भी मतलब कि दोनों पक्षकार जिम्मेदार होते हैं, जैसे वादी प्रतिवादी दोनों जिम्मेदार होते हैं एक गलती के लिए, ठीक है, वादी प्रतिवादी दोनों जिम्मेदार होते हैं किसी एक गलती के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी रेमेडी होती है, जो भी पैसा होता है, वो 2 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि अब जैसे किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये की क्षति हुई है, ठीक है, 50,000 रुपये की क्षति हुई है और दोनों की गलती थी, ठीक है, दोनों व्यक्तियों की गलती थी। तो यहाँ पर क्या होगा कि 50,000 रुपये में 25,000 रुपये बांट दिया जाएगा। अब जैसे कि जिस व्यक्ति को 50,000 रुपये की क्षति हुई है, तो वो 25,000 स्वयं से वहन करेगा, स्वयं से उसको उस मतलब कि पैसे को वहन करेगा, और बाकी जो 25,000 है वो दूसरे पक्षकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये भी एक नेग्लिजेंस के अपवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए इससे नेग्लिजेंस से संबंधित जो भी डिफेंस केस है, यानी कि बचाव के जो केस हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसे भी आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है कि डिफेंस के संबंधित 1-2 केस आप बताइए। तो ये आप बता सकते हैं केट्स बनाम मोगनी ब्रदर्स। इसमें क्या हुआ था कि क्षति की जहाँ पूर्व कल्पना नहीं हो सकती, वहाँ पर उत्तरदायित्व भी नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। ये मुख्य न्यायाधीश ने ये उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया है, जहाँ पर क्षति की पूर्व कल्पना नहीं हो सकती, वहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जैसे कि इस बाद में हुआ क्या था कि एक व्यक्ति किसी होटल में गया था, वहाँ पर बैठ के चाय नाश्ता मतलब करने के लिए गया था। उसके बाद वहाँ पर जस्ट वो जब बैठा था तो उसके ऊपर फ़ैन लगा हुआ था, जो कि उसके टेबल पे आकर के गिर गया और उसके हाथ में उसको चोट लग गई। जिसके बाद उन्होंने केस दायर किया कि ये जो होटल वाला है उसकी ये गलती थी कि जो उन्होंने पंखा लगवाया था वो ऐसा क्यों लगवाया जो कि गिर गया हमारे ऊपर और इससे मुझे चोट लगी, ठीक है। तो वो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि वो जो होटल का मालिक है उसको तो पहले से नहीं पता था कि ये फ़ैन गिर जाएगा, ठीक है। उसने लगवाया था, वो तो लगवाएगा जब अच्छे से ही लगवाएगा ना, कि मेरा कोई कस्टमर आए उसके ऊपर गिर जाए, ऐसा तो वो सोच करके नहीं लगवाएगा। तो कुल कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर क्षति की पूर्व कल्पना नहीं हो सकती, वहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ठीक है। सो आई होप आप नेग्लिजेंस को समझ चुके होंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो कि मैंने बताया, रेस्पा स्पर्लोक्यूटर, अंतिम अवसर का सिद्धांत, वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत, अभियंता का सिद्धांत, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये लेक्चर सीरीज आपको कैसी लग रही है। बाकी टॉट का हम अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप बाकी वीडियोस जो कि पिछली वाली है उसे आप जा करके देख सकते हैं। और जो भी BLLB या फिर LLB के स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी महत्वपूर्ण जो कमेंट है, जिससे कि हम आगे चल के और भी वीडियो आपके साथ नोट्स जो है वो सब प्रोवाइड करवा सकें, उसके बारे में भी आप हमें बताइए। और बाकी नोट्स के लिए हम आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का एक ID दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर उस पर हमको मैसेज करिए कि आप हमको ये नोट्स चाहिए। तो मैं बहुत ही कम चार्ज पर 20-25 रुपये 50 रुपये के अंतर्गत चार्ज पर आपको एक नोट्स जो भी टॉपिक वाइज है उसको हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।